दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी, जिसने पिछले दिनों जबरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है, अब आगे की क्या संभावना है? क्या स्टॉक फिर से वैसा ही दौड़ेगा? क्योंकि अभी तो इसने शुरुआत की है। अगर आप इसकी पेयर कंपनियां देखें फाइनेंस की, तो बहुत ऊपर है। यानी बजाज ग्रुप के शेयर आप देख सकते हो कि सारे के सारे 2000 और 7000 के आसपास बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व की प्राइस है। दूसरे भी शेयर है जो 1000 के ऊपर है। ऐसे में क्या है, यह स्टॉक भी 1000 को टच कर सकता है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी की इस समय क्या हैसियत है और आने वाले समय में ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और क्या है मार्केट एक्सपर्ट की राय, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये स्टॉक ऐसा था जिसने आईपीओ के समय लोगों को रुलाया था। आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ और बहुत समय तक स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन अब जब दौड़ना लगा तो ज़बरदस्त दौड़ा, बहुत ही भारी रिटर्न दिया और इसीलिए लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि क्या फिर से वैसी तेज़ी बन पाएगी। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये वाकई में तेज़ी हवाई तो नहीं है। इसलिए इसको समझेंगे, उसके फंडामेंटल भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 74.90 पर रही, जहाँ पे 0.74% की तेज़ी थी। तो तेज़ी तो बनी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बनी और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है। बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई है, काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था। और ऐसे में जब बाजार इस समय अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है, बाजार में इतनी तेज़ी नहीं बन पा रही है, एफआई बिकवाली कर रहे, तो यहाँ पर भी बिकवाली हो रही है। अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाके देखें तो इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। आप देख ही सकते हो कि जब आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद में इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आई। 23 अप्रैल 2021 को 21 रुपये के आसपास स्टॉक था और ये समय पीरियड बहुत लंबा चला। आप ये देख ही सकते हो, 23 अप्रैल 2021 से लेकर अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर 2022 तक भी आपको 21 के आसपास ही स्टॉक दिखाई दिया। दोस्तों, ये जो पीरियड था ये कम से कम 1.5 साल का था, यानी 18 महीनों से ऊपर का पीरियड था जब इसकी प्राइस एक ही दायरे में रही। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन आपको पता होगा उस समय भी मैंने इस पर रेगुलर वीडियो बनाए थे और कहा था कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, आप इसमें बने रहे। और जिसने भी इसमें निवेश को बनाए रखा उसको अच्छा फल मिला आखिरकार में, क्योंकि वाकई में ये फंडामेंटली कंपनी मजबूत थी। प्राइस नहीं बढ़ रही थी लेकिन इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल था और इसीलिए स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। सेकेंड बार जब ये स्टॉक फिर से रुका तो आप भी ये देख ही सकते हो कि 1 दिसंबर 2022 को ये 34 के आसपास था। फिर ये काफ़ी समय तक उस सीमित दायरे में इसने ट्रेड किया। ये आप देख ही सकते हो कि 20 जुलाई 2023 तक भी आपको स्टॉक 33 के आसपास ही दिखाई दिया। और ये जो पीरियड था ये 8 महीनों का था, यानी 8 महीनों तक लगभग शेयर की प्राइस वही सीमित दायरे में, थोड़ी सी अप डाउन जरूर देखने को मिली। आपको ये भी पता होगा इसने 2 बार 37 का हाई भी बनाया था, लेकिन स्टॉक फिर नीचे आ रहा था और उस दायरे में ही इसने ट्रेड किया। लेकिन इसके अंदर जब तेज़ी बनी वो पीरियड बहुत छोटा था। यानी आप ये देख ही सकते हो कि इसने जो दौड़ना शुरू किया 20 जुलाई को, ये देख सकते हो स्टॉक 33 के आसपास था और वहाँ से ये जो दौड़ा तो आप देख सकते हो कि 85 तक पहुँचा और इंट्राडे में तो ये 92 को क्रॉस किया 11 सितंबर को। ये 2 महीने का पीरियड था और 2 महीने के पीरियड में आप देख सकते हो कि आपकी जो रकम थी वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुई। यानी 30 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 90 को क्रॉस किया। तो बस तेज़ी बनने के लिए कुछ समय चाहिए और स्टॉक बिल्कुल आपको अच्छा रिटर्न देता है और ये बिल्कुल साबित हुआ है। तो अभी समय एक तरह से देख सकते हैं कि ये इसका कंसोलिडेशन मोड है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट होगा और तेज़ी की संभावना बनेगी। अब जैसे कि पिछले दिनों आईआरएफसी ने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी क्रॉस किया था और इंडिया की 10वीं सबसे बड़ी मोस्ट वैल्यूड पीएसयू कंपनी बनी। लेकिन फिलहाल मार्केट कैप फिर से स्लिप किया है। अब यहाँ पे अगर हम जो इंडिया की जो टॉप 10 कंपनी देखें तो उसमें सबसे ऊपर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगी, जिसका 5.26 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। नंबर 2 पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट कैप 4.28 लाख करोड़ का है। एनटीपीसी नंबर 3 पे है जहाँ पे 2.33 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ओएनजीसी नंबर 4 पे है जिसका मार्केट कैप 2.32 करोड़ का है। और इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट कैप 1.81 लाख करोड़ का है। कोल इंडिया आगे नंबर है जिसका मार्केट कैप 1.72 लाख करोड़ का है। नंबर 7 पे अगर आप देखें तो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिखाई देगा जिसका 1.37 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद नंबर 8 पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसका मार्केट कैप 1.35 लाख करोड़ का है। 9 पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका 1.34 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी, जिसका 1.09 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जो फिलहाल फिर से 1 लाख करोड़ के नीचे स्टॉक आया है।
तो शानदार प्रदर्शन किया इसने, और ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह है कि कैबिनेट ने जो एक बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट जो सैंक्शन किया, करीब 3,25,000 करोड़ की रकम सैंक्शन की है सरकार ने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। काफ़ी बड़ा कैपेक्स बढ़ा है, और करीब देख सको कि 2,339 किलोमीटर की अलग अलग जो है रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 9 स्टेट के अंदर, और इस वजह से यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनने लगा। इसके अलावा G20 के दौरान एक बड़ा फैसला लिया गया, इंडिया, US और UAE के बीच में एक कनेक्टिविटी होगी रेलवे की और शिप के माध्यम से, और एक नया कॉरिडोर बनेगा। अब देख सको कि इसको सीधा यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा मिडिल ईस्ट होते हुए। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है। आने वाले समय ये पूरी होगी, लेकिन इसका फ़ायदा रेलवे सेक्टर को बहुत सारा होने वाला है। तो रेलवे से संबंधित कंपनियों को आने वाले समय और अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़ा कॉरिडोर बनेगा मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक, इसमें इंडिया को बहुत सारा बेनिफिट होगा, और रेलवे सेक्टर की जो कंपनियां वो भी बहुत सारा इसमें बेनिफिट कमा सकती है। और इस खबर के बाद देखिए तो रेलवे के स्टॉक में शानदार तेजी की संभावना बनी, और सभी रेलवे के स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और एनालिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश बने इस सेक्टर को लेकर। अब IRFC रेलवे की जितनी इंफ्रा कंपनी उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए सीधा फायदा IRFC को ही होगा। चाहे किसी भी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसका फ़ायदा IRFC को होगा, क्योंकि ये फंड रेज करते हैं बॉन्ड्स के माध्यम से, और फिर देख सकते हो इसको रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें रेलटेल हो या फिर इरकॉन रेलवे हो, RVNL हो, जितनी रेलवे की कंपनियाँ जो इंफ्रा करती है उन सबके लिए ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है कंपनी। एनालिस्ट इन स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश, और उसके पीछे वजह है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आने वाले समय भी देखें इनपुट कॉस्ट में कमी आ रही है, और जो देख सकते हो कि इस सेक्टर में जैसे सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है इसका फ़ायदा होगा, और काफ़ी मजबूत ऑर्डर है। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। अभी जैसे प्रोजेक्ट देखते हो, मेट्रो के प्रोजेक्ट, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, रेलवे के दोहरीकरण के प्रोजेक्ट, इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आप दिखाई देंगे और पूरे होते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे में इन शेयरों में तेजी आगे भी जारी रहेगी। विजय केडिया जो बहुत बड़े एनालिस्ट है और मार्केट एक्सपर्ट है, जिन्होंने मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि ये तो तेज़ी की शुरुआत हुई है, ये रैली आगे चलने वाली है, ये तो शुरुआत है, इसकी जो तेज़ी बहुत बाकी है। यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है, ये जितने रेलवे के स्टॉक है ये मल्टी बैगर बन सकते हैं, जितना दौड़े उससे कई गुना दौड़ सकते हैं। विजय केडिया का कहना है कि पिछले एक साल अगर आप पीछे जाके देखें तो साल भर पहले कोई रेलवे के शेयरों में तेज़ी के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, बहुत सुस्त पड़े थे सभी शेयर, लेकिन जब दौड़ना शुरू हुआ तो रॉकेट की गति से दौड़े हैं। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है, आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब फिलहाल इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे है, लेकिन कोई चिंता की बात, फिर से ये क्रॉस कर जाएगा जैसे थोड़ी सी तेज़ी बनेगी। अभी फिलहाल 97,818 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस देखेगा तो 74.8 की है, लो इसका 21 का और हाई 92 का है। तो स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है, बाजार ने साथ दिया तो फिर से एक शानदार तेजी शुरू होगी। स्टॉक का पी 15.70 का है और इसकी बुक वैल्यू 36 की है। डिविडेंड इसने 2% का दिया है और काफ़ी शानदार डिविडेंड देते हैं, और कंपनी ने अब डिविडेंड फिर से लोगों के अकाउंट में देना शुरू कर दिया है। डिविडेंड बहुत जल्द अगर आपके पास नहीं आया तो आ जाएगा, क्योंकि अब डिविडेंड आना शुरू हो चुका है। ROC 5.32% है और ROE 14.7% है और फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो इसके फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। और सबसे बड़ी बात इस समय कंपनी के पास कैश फ्लो भी है। मार्च 2022 में -151 करोड़ के आसपास इस समय कंपनी के पास 60 करोड़ का कैश फ्लो है, तो कंपनी के पास इस समय कैश भी है। और यहाँ पे HDFC बैंक ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी किया, उसने भरोसा किया। देख सकते हो कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 61,599 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने भी यहाँ पे 11,198 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। इसके अलावा HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने यहाँ पे 3,602 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC हाइब्रिड डेट फंड ने यहाँ पे 2,902 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और पराग एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने भी यहाँ पे 1,570 करोड़ का खर्च किया। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक को पूरा भरोसा है स्टॉक पे और आने वाले इसमें डेफिनेटली स्टॉक रॉकेट बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 10 साल में 1,000 के टारगेट को टच कर सकता है, तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।